A heavy object will have more inertia than lighter one. ऑप्शन ए है ट्रू, बी है फॉल्स, सी है कांट से, और डी है पार्शली ट्रू ऑब्लिक फॉल्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट हैवी है, किसी का मास ज्यादा है, तो उसमें इनर्शिया भी ज्यादा होगा, ये तो ट्रू है। ठीक है, तो ऑप्शन ए ठीक है इसका। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, फादर हैज मास 60 किलोग्राम। Father has mass 60 kilogram and the mass of his son is 30 kilogram and the mass of his son is 30 kilogram. Full stop. The ratio of the inertia of the father the ratio of the inertia of the father the ratio of the inertia of the father to his child is option A है 1:1, ऑप्शन बी है 1:2, ऑप्शन सी है 2:1 और ऑप्शन डी है 1:3। बताइए क्या होगा? सर 2:1। 2:1 होगा। इसका रीजन सीधा सीधा ये है कि फादर का मास 60 है और मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया, और बेटे का मास जो है वो 30 है, तो 32 60, 31 30, तो ये हो गया 2:1। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन गुड नंबर इवनिंग। 10, गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 10 में है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 किलोग्राम इज स्लाइडिंग an object of mass an object of mass 2 kilogram is sliding with a constant velocity of 4 meter per second. Sliding with a constant velocity of 4 meter per second is sliding with a constant velocity of 4 meter per second on a frictionless horizontal table on a frictionless horizontal table, full stop. The force required to keep the object moving the force required to keep the force required to keep the object moving with the same velocity is
with the same velocity is ऑप्शन दे रखा है 32 न्यूटन, ऑप्शन ए है 32 न्यूटन, ऑप्शन बी है 0 न्यूटन, ऑप्शन सी है 2 न्यूटन और डी है 8 न्यूटन। ठीक है, ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं। अब जरा देखिएगा कि इसमें ना हमें कंडीशन क्या गिवन है क्वेश्चन में, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 किलोग्राम। एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास 2 किलोग्राम है। इट इज स्लाइडिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, कितनी दे रखी है उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी, 4 मीटर पर सेकंड। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है कि उसमें एक्सेलरेशन नाम की कोई चीज नहीं है। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी का बढ़ना या वेलोसिटी का कम हो जाना। ठीक, तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो फोर्स कितना लगेगा बताओ। सर 0। जीरो लगेगा, क्यों? क्योंकि हम ये कहेंगे सिंस वेलोसिटी इज कांस्टेंट, सिंस वेलोसिटी इज कांस्टेंट देयरफॉर acceleration is 0 and so F is equal to mass into acceleration, mass है 2 किलोग्राम, 2 into 0 is equal to 0 न्यूटन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। समझ गए देवांश, जानवी, सिमर, टिया, यशिका? Yes, sir. चलिए जी, Yes, sir. ओके। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, अ वाटर टैंकर फिल्ड अप टू a water tanker filled up to 2/3 of its height, 2/3 of its height is moving with a uniform speed, 2/3 of its height is moving with a uniform speed, full stop. On sudden application of the brake, the water in the tank would be on sudden application of the brake, the water in the tank would be ऑप्शन ए है मूव बैकवर्ड, मूव बैकवर्ड, ऑप्शन बी है मूव फॉरवर्ड, ऑप्शन सी है बी अनअफेक्टेड, बी अनअफेक्टेड, ऑप्शन डी है राइज अपवर्ड्स। राइज अपवर्ड्स, ठीक है। तो क्या है, अ वाटर टैंकर फिल्ड अप टू 2/3 ऑफ इट्स हाइट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो 2/3 वो भरा हुआ है वाटर टैंकर। वाटर टैंकर एक यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। वाटर टैंकर क्या होता है, जैसे कि ट्रक होता है, ट्रक के ऊपर वो टैंकर बना होता है, उसमें पानी होता है। तो अगर अचानक से सडनली ब्रेक्स लगा दिए जाएं तो पानी आगे की तरफ गिरता है कि नहीं, ठीक है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि जो पानी है, आपने जो ट्रक है, ट्रक को तो आपने रोक दिया, ट्रक को तो आपने ब्रेक लगा दिया, लेकिन पानी
जो मोशन में चल रहा था, तो वाटर ट्राइज टू कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन अंटिल एंड अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट। एक्सटर्नल फोर्स ही तो है जो ब्रेक लगाया है। ब्रेक लगा दिया तो वो पानी तो आगे ही चलता रहा, ठीक है, और आपने ट्रक को एकदम से रोक दिया तो ट्रक वहीं रुक गया, पानी आगे गिर गया, इस वजह से इट मूव्स फॉरवर्ड। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी है इसमें। सभी को क्लियर? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। Yes, sir. एक्सक्यूज मी ठीक है, सर। हाँ जी बोलिए। सर इस क्वेश्चन का आंसर डी पार्ट क्यों नहीं हो सकता? डी पार्ट इस वजह से नहीं हो सकता कि जैसे हम ये बोलते हैं ना, अभी दिमाग में ये आ रहा होगा कि मान लीजिए कि जैसे ये एक टैंकर है, ये एक टैंकर है और ये चलता जा रहा है आगे, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। 1/3 भरा होता तो बहुत कम होता, 2/3 का मतलब काफी ऊपर तक है, मतलब टॉप से थोड़ा सा ही नीचे तक है, तो थोड़ा सा ही नीचे तक है। तो उसमें होता क्या है कि टैंकर में जो ड्राइवर भी बैठा रहता है ना, ड्राइवर को भी वो फोर्स महसूस होती है। कैसे? कि जैसे ही उसने ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, तो ये जो पानी है, ये सारा का सारा पानी ऐसे ऊपर की आगे की तरफ जो है वो पुश करता है इसको। तो जब आगे की तरफ पुश करता है तो ये जो वॉल्स हैं, इसकी वॉल, अगर ये वॉल अच्छी खासी हाइट की है तो ये इस पानी को रोक लेगा, ठीक है। फिर ये ऐसे टकरा के हल्का सा यहाँ से इस कोने से थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, ठीक है, और फिर वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक। लेकिन क्या है कि ये इस तरीके से 2/3 भरा हुआ है। 2/3 का मतलब क्या है कि सिर्फ 1/3 पोर्शन ही खाली है, ठीक। तो जब 1/3 पोर्शन खाली है तो हम ये कहेंगे कि वो झटका मारेगा आगे की तरफ, और फिर यहाँ से थोड़ा सा ऐसा, क्योंकि ये आगे की बाउंड्री इसको रोक रही है, नहीं तो ये आगे ही जाकर गिरता, ठीक। और फिर हल्का सा यहाँ से ऊपर उठकर और फिर बाहर की तरफ निकल सकता है, बाहर की तरफ गिर सकता है। अच्छा, राइज अपवर्ड्स। अब हम आते हैं कि ये राइज अपवर्ड्स क्यों नहीं है। राइज अपवर्ड्स का मतलब ये है कि ब्रेक लगाते ही क्या पानी पूरा का पूरा ऐसे ऊपर उठ जाएगा? ऐसे ऊपर नहीं उठेगा, पानी तो आगे ही आना चाहेगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है, वॉल है टैंकर की, तो इस वजह से ये टकराने के बाद हल्का सा इस तरफ से ऊपर उठ जाएगा। राइज अपवर्ड्स यहाँ से तो हल्का सा उठेगा, लेकिन राइज अपवर्ड्स का मतलब ये है कि वो पूरा ऊपर उठना चाहिए, तो पूरा तो नहीं उठा ना, इस वजह से डी ऑप्शन नहीं लिया आपने। समझ गए? यस सर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। What is the SI unit of momentum? Option A, what is the SI unit of momentum? Option A है किलोग्राम kgms। ऑप्शन बी ms ऑब्लिग kg। ऑप्शन सी kg ms की पावर -1। ऑप्शन डी kg ऑब्लिग ms। कौन सा होगा? Sir, C. ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास की क्या ऐसा यूनिट होती है? किलोग्राम। और वेलोसिटी की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड यानी कि एम एस की पावर -1, ठीक है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका सही ऑप्शन है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज ऑल्सो नोन एज। द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज ऑल्सो नोन एज। ऑप्शन ए है मोमेंटम, बी है वेलोसिटी।
ए है मोमेंटम, बी है वेलोसिटी, सी है स्पीड और डी है एक्सेलरेशन। क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी, हम ये कहते हैं कि क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है ये डेफिनेशन है किसकी, ये मोमेंटम की डेफिनेशन है। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी से तो क्या समझ में आता है, मोशन, कि कोई भी बॉडी मोशन में है और अगर उसके अंदर हमने क्वांटिटी ऑफ मैटर क्या होता है, मास, मास को अगर उसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो एम इंटू वी मोमेंटम होता है। तो इसका सही ऑप्शन है जी मोमेंटम। उसके बाद अगला देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। An object of mass 4 kilogram moves with a velocity of an object of mass 4 kilogram moves an object of mass 4 kilogram moves with a velocity of 4 meter per second, then its momentum will be, then its momentum will be, ऑप्शन ए है 16 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी है 4 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी 16 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और ऑप्शन डी 4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। 4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो आप ये देखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 4 किलोग्राम मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो सी होगा। यहाँ पर जल्दीबाजी में हम क्या कर जाते हैं कि मास इनटू वेलोसिटी करा, 4 4 जा 16 हुआ और हमने सीधा सीधा बोल दिया भाई 16 दे रखा है तो ऑप्शन ए ही सही है। जबकि हमें यूनिट का ध्यान रखना चाहिए कि मोमेंटम की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब ऑप्शन सी सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। 15 है a faster moving body has greater momentum, faster moving body has a faster moving body has greater momentum than a slower one irrespective of their masses। ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स, और ऑप्शन सी है कांट से। और ऑप्शन बी है पार्शियली ट्रू और फॉल्स।
क्या होगा बताएंगे? हाँ, डी तो नहीं, और हाँ फॉल्स होगा। फॉल्स क्यों होगा? फास्टर मूविंग बॉडी हैज अ ग्रेटर मोमेंटम देन अ स्लोअर वन। फास्टर मूविंग बॉडी का मतलब क्या है कि उसकी वेलोसिटी ज्यादा है एक बॉडी की, और एक बॉडी की वेलोसिटी कम है क्योंकि वो स्लो है। ठीक है, तो एक की वेलोसिटी ज्यादा, एक की वेलोसिटी कम। अगर सोचिए जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है उसका मास कम हो, और जिसकी वेलोसिटी कम है उसका मास ज्यादा हो, तो वो तो दोनों बराबर हो जाएंगे। एम इन टू बी अगर करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम ये कहेंगे कि इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, ये मास पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और इन्होंने बोल दिया कि मास की कोई जरूरत ही नहीं है, इन्होंने बोल दिया इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस, कि उनके मासेस कितने भी हों, जो फास्टर मूविंग बॉडी है उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, जो स्लोअर मूविंग बॉडी है उसका मोमेंटम कम होगा। तो ये गलत है, ये ऑप्शन बी है इसका, फॉल्स। समझ गए? Yes, ऑनलाइन वाले? sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए ओके। हाँ जी, अगर मास गिवन होता या मास सेम होता? हाँ, अगर मास को लेते हैं तो फिर वो मास देते हमको, वो हमको बताते हैं कि मास कितना है। अगर वो बोल देते कि इक्वल मास है, कि दोनों का मास इक्वल है और एक बॉडी फास्टर है एक बॉडी स्लोअर है, तो फिर तो सीधी बात है, जब दोनों के मास इक्वल हैं और फिर एक बॉडी फास्टर है तो मास इंटू वेलोसिटी फास्टर वाले का ज्यादा होगा, और मास इंटू वेलोसिटी स्लोअर वाले का कम होगा, तो तब तो ये ट्रू होता। ठीक है, अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। What will be the percentage change in momentum of a body what will be the percentage change in momentum of a body when both its mass and velocity are doubled? When both its mass and velocity are doubled. When both its mass and velocity are doubled. तो ऑप्शन ए है 400, ऑप्शन बी है 75, ऑप्शन सी है 500, और ऑप्शन डी है 300। वो पूछ रहे हैं कि परसेंटेज चेंज क्या होगा। परसेंटेज चेंज हमेशा कैसे निकाला जाता है किसी भी वैल्यू का? हो सकता है किसी भी चीज की फाइनल वैल्यू ज्यादा हो और इनिशियल वैल्यू कम हो। हम कैसे निकालते हैं? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100%, है ना? तो इस तरीके से परसेंटेज चेंज निकलता है। परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा? मान लो अभी कुछ समय पहले हमारी उम्र 10 साल थी, ठीक है, फिर बढ़कर हमारी 10 साल बाद हमारी उम्र बढ़कर कितनी हो गई? 20 साल हो गई। तो हम ये कहेंगे कि परसेंटेज चेंज क्या हुआ हमारी एज में। तो आज की जो एज है वो 20, और पुरानी एज कितनी थी? 10। तो आज वाली न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू इंटू 100। तो यानी कि 20 - 10 अपॉन 10। 20 - 10 कितना हो गया? 10 अपॉन 10 कितना हो गया? 10 ही हो गया। तो 10/10 कितना? 1। 1 × 100 इसका मतलब 100। तो हमारी जो एज है, हमारी एज में 100% का चेंज हो गया। ठीक है, तो चेंज इस तरीके से निकाला जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम ये कहेंगे व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। तो मैं ओरिजिनल वैल्यू लेता हूँ, हम ये कहते हैं लेट मास इज इक्वल टू एम। हमने बॉडी का मास को एम मान लिया और वेलोसिटी को मान लिया हमने वी। ठीक है, तो मोमेंटम कितना हो गया? एम वी। अच्छा, अब नया मास
न्यू मास, उन्होंने बोला मास भी डबल कर दिया तो मास हो गया 2m। अच्छा, न्यू वेलोसिटी, ये कितनी हो गई, ये भी डबल हो गई 2v। ठीक है, तो नया मोमेंटम कितना होगा, आगे कर रहा हूं। न्यू मोमेंटम देखिए क्या होगा, नया मास क्या है 2m, नई वेलोसिटी क्या है 2v, तो ये हो गया 4mv, ये नया मोमेंटम हो गया। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू इंटू 100। ठीक है, तो इस तरीके से परसेंटेज चेंज निकाला जाता है किसी भी उसमें, परसेंटेज चेंज। हाँ, तो नई वैल्यू कितनी है 4mv माइनस ओल्ड वैल्यू कितनी थी mv अपॉन ओल्ड वैल्यू कितनी थी mv मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, 4mv माइनस mv कितना हो गया 3mv अपॉन mv, mv से mv कैंसल आउट इंटू 100, तो क्या हो गया 300%। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया 300%, तो ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन है। बताइए जी, क्लियर है सभी को। Yes, sir. एक बार 16 का आंसर मैच कर लेता हूं मैं जरा। 300%। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखें। क्वेश्चन नंबर 17 है, वन डाइन इज इक्वल टू वन वन डाइन इज इक्वल टू, ये जो डाइन है ना, ये भी फोर्स की यूनिट होती है। ठीक है, ऐसा यूनिट नहीं होती है, ऐसा यूनिट तो न्यूटन होती है। तो वन डाइन इज इक्वल टू ऑप्शन ए 10⁵ न्यूटन, ऑप्शन बी 10⁷ न्यूटन, ऑप्शन ए 10⁵ न्यूटन, ऑप्शन बी 10⁷ न्यूटन, ऑप्शन सी 10⁻⁻5 न्यूटन, 10⁻⁻5 न्यूटन, और ऑप्शन डी है 10⁻⁻7 न्यूटन। 10⁻⁻7 न्यूटन याद रख लीजिएगा, ये इसकी वैल्यू होती है। वन डाइन इज इक्वल टू 10⁻⁻7, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, बस इसका सीधा आंसर लिख रहा हूं कि वन डाइन इज इक्वल टू 10⁻⁻5 न्यूटन। ठीक है, हालांकि डाइन वगैरह में कोई, डाइन यूनिट्स में कोई आपसे पूछा नहीं जाता कोई भी क्वेश्चन, लेकिन फिर भी इन्होंने, एक यूनिट है डाइन, तो एक डाइन में 10⁻⁻5 न्यूटन होते हैं, याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, वन न्यूटन इज डिफाइंड एज द फोर्स विच गिव्स अ मास ऑफ 1 किलोग्राम एंड एक्सेलरेशन, नहीं एन एक्सेलरेशन होगा, ये एंड नहीं है एन होगा, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। अगर किसी के पास अरिहंत का है ये क्वेश्चन बैंक, उसमें ठीक कर लेना, एंड हटाकर एन कर लेना। क्वेश्चन 18, वन न्यूटन इज डिफाइंड एज द फोर्स
1 Newton is defined as the force which gives a mass of 1 kilogram mass of 1 kilogram and acceleration of option A है 1 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी है 1 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी है 1 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर और ऑप्शन डी है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आंसर तो सारे 1 1 ही दे रखे हैं, यूनिट में अंतर है। तो एक चीज तो मुझे समझ में आ गई कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यही एक एक्सेलरेशन है, बाकी तो कोई एक्सेलरेशन दे ही नहीं रखा है यहाँ पर। ठीक है, हालांकि किलोमीटर पर आवर स्क्वायर भी एक्सेलरेशन होता है, पर जब हमको ऐसा यूनिट दे रखी है 1 किलोग्राम और 1 न्यूटन, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। और वैसे भी कैसे हम ये बोलेंगे F इज इक्वल टू ma, F कितना दे रखा है 1 न्यूटन, मास कितना दे रखा है 1 किलोग्राम, तो एक्सेलरेशन कितना होगा 1/1, यानी कि 1 ही होगा, एक्सेलरेशन 1 होगा और होगा क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। दोबारा बोलो, सी क्यों नहीं? क्योंकि किलोमीटर पर आवर स्क्वायर जो है ना, किलोमीटर ऐसा यूनिट नहीं होती उसकी लेंथ की, डिस्टेंस की ऐसा यूनिट मीटर होती है। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस की यूनिट किलोमीटर होती तो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर ले लेते हैं, ऐसे ही टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड होती है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगी एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट। बताइए जी, ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, चलिए जी आगे चलता हूं फिर मैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन डिफरेंट डायरेक्शंस। Two forces are acting on a body in different directions, comma, then acceleration produced in the body is due to, then acceleration produced in the body, then acceleration produced in the body is due to, option A है resultant of both forces, ऑप्शन बी है sum of both forces, इधर लिख रहा हूं, ऑप्शन सी है difference of both forces, और ऑप्शन डी है none of the above, none of the above. Two forces are acting on a body in different directions. तो कोई एक बॉडी है, उस बॉडी पर अलग अलग डायरेक्शंस में दो फोर्सेस लग रही हैं। ठीक है, एक डायरेक्शन में नहीं है। अगर मान लीजिए ये बॉडी है हमारे पास,
तो अगर मान लो ऐसे लगती और ऐसे लगती फोर्स तब तो सम हो जाता, ऑप्शन बी ठीक रहता। अगर मान लीजिए कि ऐसे लगती और ऐसे लगती, तब मैं कहता कि मान लो ये फोर्स ज्यादा है ये फोर्स कम है, तो फिर डिफरेंस हो जाता, तो ये हो जाता। लेकिन अलग अलग डायरेक्शंस में लग रही है, वैसे तो माना ये भी डिफरेंट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन में डिफरेंट होती है डायरेक्शन, लेकिन हमने कहा एक फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रही है और एक फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, तो दोनों अलग डिफरेंट डायरेक्शंस हो गई, अलग अलग डायरेक्शन। तो भाई ये वाली फोर्स तो इसको थोड़ा 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 इधर पुश करेगी और ये वाली फोर्स इसको थोड़ा 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 ऊपर पुश करेगी, तो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट आ जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे एरोप्लेन उड़ता है ना, तो एरोप्लेन क्या होता है, एरोप्लेन में एक साथ दो तरीके की फोर्सेस लगती हैं। एक फोर्स तो वो है जो जो गैस होती है, वो गैस वो गैस जो है वो एक प्रेशर डालती है किस पर, ग्राउंड पर। ग्राउंड पर ऐसा प्रेशर डालती है कि ग्राउंड पर गैसेस जो हैं वो नीचे की तरफ पुश करती हैं उसको। ठीक है, ग्राउंड पर नीचे की तरफ गैसेस का फोर्स लगता है। रनवे के आसपास कोई आदमी तो नहीं होता ना, तो वो तो अलग फिल्मी कहानी है कि मतलब चलते हुए एरोप्लेन के ऊपर हीरो दौड़ कर चढ़ जाता है। ठीक है, अफगानिस्तान में जो अभी दिखा रहे थे टीवी में, वहां पर तो चलने से पहले ही वो पहिए पर लटक गए थे, फिर सारे मरे थे, गिरे थे ऊपर से। तो ये तो फालतू की कहानियां हैं कि एरोप्लेन उड़ रहा है और हमने दौड़ लगा ली, अब रनवे के आसपास भी नहीं जा सकते, वैसे ही उड़ जाओगे। इतनी भयंकर तरीके से गैसेस का प्रेशर आता है नीचे। तो गैसेस का प्रेशर नीचे होता है, और गैसेस के प्रेशर के साथ साथ जो एरोप्लेन है वो आगे की तरफ भी जाता है। तो एरोप्लेन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी जाता है और ऊपर भी जाता है, तो अगर उसको दोनों डायरेक्शंस में जाना है तो इट विल मूव लाइक दिस। तो जब वो ऐसे ऐसे करेगा तो धीरे 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 वो ऊपर भी उठ रहा है और धीरे 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 वो आगे की तरफ भी जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज को बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। तो इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है इसका। समझ गए? ऑनलाइन वाले बच्चे क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, चलिए जी मैं आगे चलता हूँ, अगला देखूंगा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। What is the numerical formula for force? What is the numerical formula for force? ऑप्शन ए है F इज इक्वल टू ma, ऑप्शन बी है F इज इक्वल टू m अपॉन a, ऑप्शन सी है F इज इक्वल टू ma स्क्वायर, और ऑप्शन डी है F इज इक्वल टू a स्क्वायर m। F इज इक्वल टू a स्क्वायर m, कौन सा सही है? फर्स्ट ए F इज इक्वल पार्ट। टू, है ना, सभी को पता है। चलिए जी अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अ गोलकीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल a goalkeeper in a game of football in a game of football pulls his hands backwards after holding the ball, pulls his hands backwards after holding the ball shot at the goal. After holding the ball shot at the goal. The ball shot at the goal. Full stop. This enables the goalkeeper to this enables the goalkeeper to
दिस इनेबल्स द गोलकीपर टू, ऑप्शन ए है एक्सर्ट लार्जर फोर्स ऑन द बॉल, exert larger force on the ball. Option B है reduce the time for which the force is exerted. Reduce the time for which force is exerted by the ball, for which the force is exerted by the ball on hands. Option C है increase the rate of change of momentum. Rate of change of momentum, और ऑप्शन डी है decrease the rate of change of momentum. क्या होगा इसका ऑप्शन? बी, रिड्यूस द टाइम। और कोई? ए, और कोई? ए या बी में से ही है ना कुछ? हाँ, चलिए एक एक करके हम समझते हैं। इसमें क्या है, अ गोलकीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट द गोल, दिस इनेबल्स द गोलकीपर टू। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम फुटबॉल खेल रहे हैं, और फुटबॉल खेलते हैं तो किसी ने गोल मारा, मतलब बॉल मारी गोल करने के लिए, तो गोलकीपर उसको बॉल को पकड़ता है, तो वो बॉल को पकड़ेगा तो बड़ी तेज से उसने, जो प्लेयर है उसने बड़ी तेज से किक मारी है, ठीक है। तो जब उसने बहुत तेज किक मारी है, तो हम अपने हाथों से अगर बॉल को रोकने की कोशिश करेंगे तो बड़ी तेज लगेगी हमारे हाथों पर। तो हम ये चाहेंगे कि जो फोर्स लग रही है, जो बॉल हमारे हाथों पर फोर्स लगा रही है, वो ज्यादा ना हो, वो कम हो। तो ऑप्शन ए है एक्सर्ट लार्जर फोर्स ऑन द बॉल। तो क्या हम भी बॉल पर लार्जर फोर्स लगाना चाहेंगे? नहीं, हम नहीं लगाना चाहेंगे, हमें उसको पकड़ना है, हमें उसको लार्जर फोर्स लगाकर दूर नहीं फेंकना, ठीक। तो इसका मतलब ऑप्शन ए तो नहीं है। हम जो, अगर हम अपने हाथ को पीछे की तरफ ले जा रहे हैं, तो हम अपनी फोर्स को बढ़ा नहीं रहे हैं, हम अपनी फोर्स को बढ़ा नहीं रहे हैं, हम अपने हाथ को पीछे की तरफ ले जा रहे हैं, तो फोर्स तो बढ़ ही नहीं रही है। फोर्स बढ़ानी होती तो हम हाथ को आगे की तरफ मारते बॉल पर, ठीक है। वो ऑप्शन ए गलत है, ठीक, क्योंकि उन्होंने बोला एक्सर्ट लार्जर फोर्स ऑन द बॉल, तो बॉल पर लार्जर फोर्स लगाने के लिए हमको हाथ ऐसे मारने पड़ेंगे, समझ गए? ये क्लियर है? हाँ। ऑप्शन बी, रिड्यूस द टाइम फॉर विच द फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन हैंड्स। बॉल जो हमारे हैंड्स पर, हमारे हाथों पर जो फोर्स लगाएगी, तो उसका जो टाइम है, जब मैं उसको ऐसे पकड़ रहा हूं, तो उसका टाइम बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। भाई आप ये समझ लीजिए कि अगर, सुनिए, आप ये समझ लीजिए कि अगर मैंने बॉल को ऐसे ही पकड़ लिया, ठीक है, ऐसे ही पकड़ लिया, पकड़ कर छोड़ दिया, तो हमारी हाथ का और बॉल का कांटेक्ट कितनी देर के लिए हुआ? शायद 1 सेकंड के लिए। और अगर हम उसको पकड़ के ऐसे पीछे की तरफ खींच रहे हैं, तो यानी कि शायद 1 से बढ़कर 2 सेकंड, शायद 2 सेकंड के लिए हमने बॉल को पकड़ा। तो इसका मतलब जो टाइम है, टाइम तो बढ़ गया ना, टाइम रिड्यूस तो हुआ नहीं। उसके बाद देखते हैं सी, इंक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक। अब जरा देखिएगा, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ था, F इज इक्वल टू ma, लेकिन न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन क्या है? कि अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? रेट का मतलब कहीं पर भी अगर रेट आ जाएगा फिजिक्स में, तो हम टाइम से डिवाइड करते हैं, सीधी बात, ठीक है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट? मोमेंटम। मोमेंटम का चेंज क्या होगा? फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसका सॉल्यूशन है
कि बाई न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन force is directly proportional to mv minus mu upon t. मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m ले लो कॉमन, v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी। और आप समझ गए होंगे कि इसी वजह से v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, एक्सेलरेशन। इसी वजह से हम इसको फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए बोल देते हैं और कांस्टेंट को ले लेते हैं 1, तो f इज इक्वल टू ma हो जाता है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम 1 ले लेते हैं तो f इज इक्वल टू ma हो जाता है। ठीक, लेकिन एक्चुअल में जो है वो ये है। तो यहाँ से क्या समझ में आता है कि भाई हमने बॉल को पकड़ा, बॉल को पकड़ के हमने कैच जो पकड़ा, कैच पकड़ के हमने थोड़ी सा अपने हाथों को पीछे की तरफ कर लिया, तो जो कांटेक्ट है ना हैंड्स के और बॉल्स के बीच में, जो कांटेक्ट टाइम है, वो कांटेक्ट टाइम अगर पहले 1 सेकंड था झटके से पकड़ने में, तो हमने उसको थोड़ा सा पीछे कर लिया तो वो बढ़कर 2 सेकंड हो गया। तो अगर टाइम बढ़ा तो फोर्स घटी या बढ़ी, घटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई, ये डिनोमिनेटर में है, ये इधर ऊपर है, तो f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो इसका मतलब ये है कि टाइम बढ़ गया, टाइम बढ़ गया तो फोर्स घट गई। मतलब मेरे हाथों को, अगर मैं गोलकीपर हूं तो मेरे हाथों को उतना ज्यादा चोट नहीं लगेगी अगर मैं हाथों को पीछे खींच लूंगा तो, एज कंपेयर टू कि मैंने हाथों को वहीं रोक लिया कि नहीं मैं तो उसको यहीं पकड़ूंगा। ठीक, समझ गए कि नहीं, क्लियर है? तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, फिर वही बात, डिक्रीज। क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, जब टाइम बढ़ेगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही तो है पूरा, जो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फोर्स घटेगी, यानी कि डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ऑप्शन डी। बताइए जी, सबको क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं क्लियर है? Yes, sir. sir. ठीक है, आंसर एक बार वेरीफाई कर लेता हूं मैं। डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बाय इंक्रीजिंग द टाइम। चलिए, ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी अब कल का रेस्ट करिए। Thank you, sir. ओके, गुड इवनिंग।